चैप्टर में पढ़े थे यूरोप में राष्ट्रवाद, और आज हम लोग नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, तो जो बच्चे पहला वीडियो देखे हुए हैं, पहले चैप्टर का जो सारा वीडियो देखे हुए हैं, उनका नोट्स टेलीग्राम के चैनल पे डाला जाएगा, तो जल्दी से आप लोग टेलीग्राम के चैनल पे जुड़ जाइए, है ना, और थोड़ा चैनल को आगे बढ़ाइए। देखिए, तो इसमें जो आज आपको पढ़ना है दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद, यानी कि समाजवाद और साम्यवाद होता क्या है, समाजवाद और साम्यवाद का विचारधारा कैसे दुनिया में आते गया, है ना, कैसे इसका प्रसार हुआ। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे समाजवाद। देखिए, तो समाजवाद का मतलब होता है समाज, यानी जन कहने का मतलब है कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं, है ना, जिस परिवेश में रहते हैं, है ना, उससे मैंने जिस परिवेश में कई व्यक्तियों का समूह होता है, व्यक्तियों के समूह से समाज का निर्माण होता है। तो समाज यानी वाद का विकास, यानी समाज के विकास के बारे में। देखिए, तो समाजवाद क्या है, तो समाजवाद एक विचारधारा है ना, जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया, है ना, समाज को विकसित करने का एक नया मोड़ दिया। तो 19वीं शताब्दी में कहा जाता है कि जब 19वीं शताब्दी में जब उद्योग धंधे ज़्यादा विकसित हुए, है ना, तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण लगातार बढ़ते जा रहा था। ठीक है, इन्हीं शोषण से बचाने के लिए मतलब कई सारे दार्शनिक, कई सारे चिंतक ने एक नए विचारधारा को प्रतिपादित किए जिसका नाम पड़ गया समाजवाद। ठीक है, तो इन शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने, समाज में वर्गविहीन समाज मतलब वर्गहीन समाज की स्थापना करने, ठीक है, में सबसे बड़ा भूमिका निभाए हैं। तो कहा जाता है कि यह शोषण मतलब समाजवाद जो है कहता है कि शोषण मुक्त समाज चाहता है। समाजवाद के तहत शोषण मुक्त समाज की स्थापना मतलब होता है। तो समाजवाद जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो कहा जाता है क्या कि वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों पर मतलब जहाँ उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व क्या किसके पास हो, सरकार के पास होता है, और सरकार उसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए करता है। तो समाजवाद भी यही है कि समाजवाद क्या है कि विचारधारा है ना, जिसके तहत मतलब जिसका उद्देश्य यही होता है कि समाज को शोषण मुक्त बनाना है, समाज में मतलब वर्गहीन समाज का स्थापना करना है। ठीक है, तो देखिए, समाजवाद का जो उत्पत्ति होता है, कहा जाता है कि समाजवाद की उत्पत्ति है ना 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप होता है। तो समाजवाद की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में हुआ, जब उद्योग धंधे काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुए, उद्योग धंधे काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे। औद्योगिक क्रांति का मतलब उद्योग धंधों में क्रांति हो जाना, यानी उद्योग धंधों में तेज़ी आ जाना। ठीक है, तो जब उद्योग धंधों में तेज़ी आया, उद्योग धंधे जब तेज़ी से विकसित किए, तो लगभग हर जगह श्रमिक वर्ग का शोषण बढ़ते गया, लघु और कुटीर उद्योग कम हो गए, है ना, लघु और कुटीर उद्योग का पतन होते गया, और विभिन्न देशों में जितने भी थे मतलब पूंजीपति वर्गों का लगातार वृद्धि हो रहा था, जिसके कारण श्रमिक वर्ग का शोषण बढ़ गया। तो कहा जाता है, देखिए, कि मतलब सब जगह पूंजीपति वर्गों के द्वारा श्रमिक विरोधी नीति बनने लगे, यानी हर जगह पे मतलब लगभग श्रमिकों के साथ शोषण कैसा व्यवहार करने लगे, है ना, काम अधिक लिया जाता था, वेतन कम था, उनको कोई अधिकार भी नहीं था बोलने का, बोलते थे तो लोग उनको आवाज़ को दबा दिया जाता था। तो यही कहा जाता है कि लगभग मतलब श्रमिकों का आर्थिक और सामाजिक स्तर गिरने लगता है, उनका स्थिति खराब होने लगता है ना। इसी प्रकार मतलब औद्योगिक क्रांति के बाद दो विचारधारा है, मतलब दो परस्पर विरोधी तथ्य सब मतलब सामने आए। पहला कि पूंजीवाद को तो विकास हुआ, लेकिन दूसरी ओर मतलब जो श्रमिक वर्ग थे उनका स्थिति बहुत नीचे गिर गया। ठीक है ना, स्थिति गिर गया, और मध्यम वर्ग जो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा है ना निरंतर समृद्धिशील होते जा रहे थे, मध्यम वर्ग जो था, है ना, समृद्ध होते जा रहे थे, श्रमिक वर्ग का लगातार शोषण हो रहा था, तेज़ी से उनका प्रक्रिया गिर रहा था। तो इसी तरीके से कहा जाता है कि लगभग इस प्रकार उत्पादन की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण घटक से गुजर रहा था। ठीक है, तो सब मजदूर लोग संगठन बनाने के लेकर उतावले थे, मजदूरों को एक संगठन चाहिए था, संघ चाहिए था जो उनकी बातों को सुने। ठीक है, तो लगभग जब से औद्योगिक क्रांति आया, है ना, जब से समाजवाद का जो उत्पत्ति हुआ, तो कहने का मतलब था कि पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग लगातार वृद्धि कर रहे थे, लेकिन श्रमिक वर्ग का शोषण लगातार होते जा रहा था, श्रमिक वर्ग का स्थिति गिरते जा रहा था। तो कहा जाता है कि देखिए, आर्थिक दृष्टि से उस समय समाज दो भागों में बट गया, समाज का विभाजन जो हो गया वह दो भागों में हो गया। ठीक है, एक बना पूंजीपति वर्ग, क्या बना, पूंजीपति वर्ग, और दूसरा बना आपका है ना श्रमिक वर्ग।
ठीक है, याद रखिएगा कि आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन कितने वर्ग में हो गया, तो 2 वर्गों में, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो जिस समय श्रमिकों का लगातार शोषण हो रहा था, उनका आर्थिक स्थिति लगातार गिरते जा रहा था, सामाजिक राजनीतिक हर तरीके से उनका शोषण किया जा रहा था, तो उस समय कुछ राष्ट्रभक्त, विचारक, लेखक, कवियों ने एक नए विचारधारा की उत्पत्ति की। मतलब एक नया विचारधारा ये लोग, जिसको समाजवाद नाम दिया गया, है ना। मतलब जिस समय श्रमिक वर्ग का शोषण हो रहा था हर तरीके से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, है ना, तो उस समय कुछ लेखक लोग, कुछ राष्ट्रभक्त, कुछ कवि, है ना, इन्होंने नए नए विचारधारा का उत्पादन किया, नवीन विचारधारा आया जिसको नाम दे दिया गया समाजवाद। तो समाजवाद देखिए, इन विचारकों में प्रमुख कौन थे? सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई बला, कार्ल मार्क्स, है ना, रॉबर्ट ओवन, बहुत सारे थे जिन्होंने नवीन विचारधारा का उत्पादन किया। और कहा जाता है कि मतलब इन महान विचारकों ने पुरानी प्रथाओं को बहुत ज़्यादा आलोचना किया और इसको हटाने का बात की है। ठीक है, तो इस तरीके से कहा जाए, देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से समाज का विभाजन भी 2 भागों में हो गया। ऐतिहासिक दृष्टि से समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? 2 वर्गों में। एक हुआ कार्ल मार्क्स के पूर्व, कार्ल मार्क्स के, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स के पूर्व का समाजवाद, पूर्व का समाजवाद। एक हुआ कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद, कार्ल मार्क्स के बाद का, एक है कार्ल मार्क्स के पूर्व का समाजवाद और दूसरा है कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद। देखिए, तो कहा जाता है कि जो मार्क्स विचारक थे, जो कार्ल मार्क्स के विचारधाराओं के जो पोषक व्यक्ति थे, है ना, इन्होंने मतलब जो कार्ल मार्क्स के मतलब विचारधारा के थे, तो इन्होंने 2 नाम और दे दिया। पहले वाले को नाम दे दिया गया यूटोपियन, इसको क्या कहा गया? यूटोपियन, ठीक है, और दूसरे को नाम दे दिया गया वैज्ञानिक। यानी कहने का मतलब है कि ऐतिहासिक दृष्टि से समाज का विभाजन 2 वर्गों में हो गया। एक कार्ल मार्क्स के पूर्व का समाजवाद, दूसरा कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद। एक हुआ, एक का नाम मतलब जितने भी कार्ल मार्क्स के जो पोषक व्यक्ति थे, कार्ल मार्क्स के विचारों के जो पोषक थे, इन्होंने एक को यूटोपियन कहा तो दूसरे को वैज्ञानिक कह दिया। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो यूटोपियन थे उनका जो मतलब कार्यक्रम था वो ज़्यादा अव्यवहारिक था। मतलब ये लोग स्वप्नदर्शी थे, यूटोपियन का अर्थ होता है स्वप्नदर्शी, है ना। लेकिन वैज्ञानिक लोग जो थे, मतलब समाज में, जैसे कहने का मतलब है कि यूटोपियन लोग समाज में वर्ग संघर्ष चाहते नहीं थे, वर्ग समानता चाहते थे, वर्ग समन्वय चाहते थे, माने वर्ग को बराबर करना चाहते थे। समाज में कोई भी वर्ग चाहते नहीं थे लोग, है ना, वर्ग संघर्ष तो चाहते ही नहीं थे। तो यही देखिए, समझिएगा, यूटोपियन समाजवादी, यूटोपियन समाजवादी। तो यूटोपियन समाजवादी कहा जाता है कि यूटोपियन का अर्थ होता है स्वप्नदर्शी, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि वैसी विचारधारा, यूटोपियन समाजवादी के अंतर्गत जो थे, कहा जाता है कि वैसी विचारधारा, है ना, मतलब इनका मानना था कि लगभग वर्ग संघर्ष बिल्कुल ना हो, सब लोग वर्ग समन्वय पर बल दें, समाज में वर्गहीन समाज आ जाए, है ना, इस तरीके का। तो यूटोपियन में सबसे पहले थे जिनका नाम था सेंट साइमन, सेंट साइमन। यूटोपियन विचारक में सबसे पहले जो व्यक्ति थे उनका नाम था सेंट साइमन, जो एक फ्रांसीसी विचारक थे, फ्रांसीसी विचारक थे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में कि सेंट साइमन किस देश के निवासी थे? तो फ्रांस के, है ना। सेंट साइमन किस विचारधारा के थे? यूटोपियन की वैज्ञानिक, तो यूटोपियन। ठीक है, इनका मानना था कि हमें समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे के शोषण करने के बदले प्रकृति का मिलजुल करके दोहन करें। यानी कहने का मतलब है कि समाज को हमें ऐसे बनाना है जहाँ पे लोग एक दूसरे का शोषण ना करें, बल्कि लोग प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का मतलब मिलजुल करके उसका उपयोग करें। कोई किसी से लड़े झगड़े नहीं, कोई किसी का किसी स्तर पे शोषण ना करे। ठीक है, तो इन्होंने घोषित किया कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी कार्य के अनुसार, यानी कि जिसका जितना क्षमता है उतना, और जो जितना काम करता है उतना उसको मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्या समझे कि समाजवाद एवं साम्यवाद क्या होता है ना। तो मतलब समाजवाद का मतलब समाज का विकास। समाजवाद की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में हुआ, जब औद्योगिक क्रांति अपने चरम पे था, तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा मध्यम वर्ग का शोषण लगातार होते जा रहा था, जिससे 2 तथ्य सामने आता है कि मध्यम वर्ग, पूंजीपति वर्ग तो समृद्धिशील होते जा रहे थे, लेकिन श्रमिक वर्ग का स्तर गिरते जा रहा था। ठीक है, जिसके कारण से जो कुछ राष्ट्रभक्त, कुछ लेखक, कुछ कवियों ने एक नवीन विचारधारा दिया जिसे समाजवाद कहा जाता है। तो आर्थिक दृष्टि से समाज, याद रखिएगा पॉइंट में कि आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन कितने वर्ग में होता है? तो 2 वर्गों में, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, है ना। फिर उसके बाद मतलब
समाजवाद में कौन कौन व्यक्ति आते हैं? चार्ल्स फॉरियर, लुई बला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन, बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने मतलब समाजवाद को आगे बढ़ाया। ऐतिहासिक दृष्टि से भी समाज का विभाजन 2 भागों में होता है, एक होता है कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद, दूसरा होता है कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद। तो कार्ल मार्क्स से बाद पहले के समाजवाद को कहा गया यूटोपियन। तो यूटोपियन का अर्थ क्या होता है? स्वप्नदर्शी, है ना। यूटोपियन का अर्थ क्या होता है? स्वप्नदर्शी। तो कहीं लिख लीजिएगा कि यूटोपियन का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। यूटोपियन का अर्थ होता है स्वप्नदर्शी, स्वप्नदर्शी। यानी कि इनका जो कार्यक्रम था बहुत ज़्यादा अव्यवहारिक होता था, व्यवहार में लाते नहीं थे, बस लोग चाहते थे कि वर्ग संघर्ष ना हो, वर्ग समन्वय में बल देते थे। इसमें सबसे पहले व्यक्ति कौन है? सेंट साइमन। सेंट साइमन कहाँ के थे? फ्रांसीसी विचारक थे, जिनका मानना क्या था कि हमें एक ऐसे समाज का स्थापना करना है जहाँ पे लोग एक दूसरे के शोषण करने के बजाय, मतलब कि लोग एक दूसरे का शोषण बिल्कुल ना करें, बल्कि प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का मिलजुल करके प्रयोग करें, ठीक है। इन्होंने नारा भी दिया था कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को कार्य के अनुसार, ठीक है ना। तो यही समाजवाद का नारा बन गया। इसके बाद एक और व्यक्ति है जिनका नाम था चार्ल्स फॉरियर। चार्ल्स फॉरियर, तो चार्ल्स फॉरियर भी यहीं के निवासी थे, फ्रांस के। ये भी क्या थे? फ्रांसीसी, ठीक है। चार्ल्स फॉरियर भी कहाँ व्यक्ति थे? फ्रांसीसी विचारक थे। तो फ्रांसीसी विचारक कहते हैं, इसमें भी कहा जाता है कि चार्ल्स फॉरियर कहते हैं कि मतलब श्रमिकों को छोटे नगरों अथवा कस्बों में काम करना चाहिए, उनके लिए सरकार को अच्छा व्यवस्था करना चाहिए, सरकार को फ्लैट मतलब सरकार को उसके लिए आवास ये सब बना करके देना चाहिए, फ्लांस बनाने योजना बनाना चाहिए सरकार को, लेकिन इसमें भी असफल हो जाते हैं। लेकिन इन तीनों में से फ्रांसीसी यूटोपियन में सबसे प्रमुख व्यक्ति थे जिनका नाम था लुई बला। लुई बला, लुई बला जो व्यक्ति थे, लुई बला एक ऐसे फ्रांसीसी विचारक थे, मात्र एक ऐसे यूटोपियन थे जिन्होंने, जो दार्शनिक भी थे, साथ साथ ही राजनीति में भी भाग लेते हैं, याद रखिएगा, है ना। इनका ये भी फ्रांस के ही थे। कहाँ थे? फ्रांसीसी विचारक, फ्रांसीसी विचारक जो दार्शनिक के साथ राजनीति में भी सक्रिय थे, राजनीति में भी सक्रिय थे, ठीक है। तो याद रखिए, पूछेगा कि यूटोपियन या फ्रांसीसी विचारकों में कौन ऐसे विचारक थे जिनका संबंध राजनीति से था? तो लुई बला। इनका मानना था कि अगर हमें समाज में सुधार करना है तो पहले राजनीति में सुधारना चाहिए, मतलब राजनीति में सुधार करना चाहिए, जो कि सही भी था, क्योंकि नेता ठीक तो देश ठीक, है ना। नहीं तो नेता मतलब भ्रष्टाचारी, है ना, तो देश में भी भ्रष्टाचारी का माहौल तो रहेगा ही रहेगा। तो इनका मानना यही था कि अगर आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाना है, लुई बला का मानना था कि आर्थिक सुधारों को अगर अच्छे ढंग से करना है तो सबसे पहले राजनीति में सुधार चाहिए। इसके बाद एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम पड़ा रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन जो थे ब्रिटेन, है ना, यानी ब्रिटिश, कहाँ के थे? ब्रिटिश निवासी थे, ब्रिटिश विचारधारा, ब्रिटिश के उद्योगपति थे, मतलब उद्योग धंधे वाले व्यक्ति थे, इनका अपना उद्योग धंधा चलता था। तो रॉबर्ट ओवन अपने एक इंग्लैंड में लुमार्क मतलब जगह के नाम पे, है ना, रॉबर्ट ओवन स्कॉटलैंड में न्यू लुमार्क नामक जगह पे एक फैक्ट्री का स्थापना करते हैं और उसमें श्रमिकों को काम देते हैं, है ना, और अच्छे वेतन, अच्छी सुविधा भी देते हैं उनको। और फिर इनको मतलब एहसास होता है कि मुनाफा बहुत बढ़ने लगा, है ना। उद्योगपति थे तो इस कारण से एक फैक्ट्री का स्थापना करते हैं, वहाँ पे श्रमिकों को काम भी देते हैं और अच्छे वेतन भी, और उनको अधिकार भी मिलता है वहाँ पे, ठीक है ना, अच्छी सुविधा भी मिलता है। तो इन्होंने नोटिस किया कि वहाँ पे जब इतना मिला श्रमिकों को, अच्छा वेतन, अच्छा सुविधा, तो मतलब इनका जो मुनाफा था काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। तब से ही नारा दिए, मतलब ये कहने लगे कि संतुष्ट श्रमिक ही क्या है? वास्तविक श्रमिक है। मैंने श्रमिकों को अगर सुविधा दिया जाए, अच्छा वेतन दिया जाए, अच्छा अधिकार दिया जाए, है ना, अच्छा माहौल दिया जाए काम करने का, तो उनका मतलब कंपनी का मुनाफा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसीलिए कहा गया कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है, यानी कि जो श्रमिक संतुष्ट है वही वास्तविक श्रमिक है। तो इन 3 चिंतक याद रखिएगा कि 3 चिंतक जो थे, सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई बला फ्रांसीसी विचारक थे, लेकिन रॉबर्ट ओवन ब्रिटिश निवासी थे, ठीक है। इसमें मतलब इन तीनों के जगह देखिए, मतलब इन्होंने मानव की मूलभूत अच्छाई, विश्वास में, है ना, मतलब लोगों में पूर्णतः समाजवाद का विचारधारा का विकास किया, है ना, लोगों के सामने समाजवाद की विचारधारा को लाए, लेकिन ये लोग सफल ज़्यादा नहीं हो पाए, है ना। इन चारों जो व्यक्ति थे, है ना, मतलब पूरे तरीके से समाजवाद को लागू नहीं कर पाए, और इन चारों के गलतियों से सीख करके आगे कौन व्यक्ति आते हैं? कार्ल मार्क्स, है ना। इन चारों गलतियों से सीख करके आगे कार्ल मार्क्स आते हैं। तो देखिएगा आगे कार्ल मार्क्स के बारे में।
तो इसके बाद कार्ल मार्क्स के बारे में आपको पढ़ना है ना। तो कार्ल मार्क्स, चार्ल्स फॉरियर, सेंट साइमन, लुई बला, है ना, मतलब जैसे विचारकों से सीख लेकर के विभिन्नताओं से सबक लिया और आगे बढ़े। देखिए तो कार्ल मार्क्स पहले कौन थे? कार्ल मार्क्स देखिए 1818 से 1883, इनका जन्म 1818 ईस्वी में 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। किस परिवार में? तो यहूदी परिवार में, ठीक है। इनके पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स, जो पेशे से एक प्रसिद्ध वकील थे, जिन्होंने आगे चल करके ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था, ठीक है। इसके बाद 1836 ईस्वी में मतलब ये बर्लिन विश्वविद्यालय गए, ठीक है, लेकिन इनका जो मेन शिक्षा हुआ मतलब बोन विश्वविद्यालय में हुआ, लेकिन आगे 1836 में, है ना, बर्लिन विश्वविद्यालय गए, जहाँ पे इनके जीवन को एक नया मोड़ मिलता है। और यह मार्क्स हीगल के विचारों से ज़्यादा प्रभावित है। तो कार्ल मार्क्स पूछा है, कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित है? तो मार्क्स हीगल के विचारों से। इनका विवाह जो हुआ 1843 ईस्वी में बचपन के मित्र जेनी के साथ, ये भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिए इनका मुलाकात 1844 में, है ना, फ्रेडरिक एंगल्स से होता है, जहाँ इन दोनों ने मिल करके मतलब श्रमिक वर्ग के कष्टों और उनके कार्यों पर ज़्यादा गहन अध्ययन किया। और है ना, इन्होंने मतलब इन दोनों ने मिल करके एक साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया 1848 में, जिसमें मतलब सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से श्रमिकों की दशा को सुधारने का बात कहा गया, उसका वर्णन किया गया, ठीक है। इसके बाद कार्ल मार्क्स मॉन्टेस्क्यू रूसो के विचारों का ज़्यादा गहन अध्ययन करते हैं और 1867 ईस्वी में एक दास कैपिटल नाम का रचना करते हैं, जिसे कहा गया समाजवादियों की बाइबिल, ठीक है ना। तो 1867 में दास कैपिटल रचना किया गया। इसीलिए कहा जाता है मतलब कि श्रमिक वर्ग के बारे में ज़्यादा सोचे, है ना, श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए ज़्यादा सोचे। तो इसलिए कहा है कार्ल मार्क्स गिने मतलब उन गिने चुने चिंतकों मतलब उन गिने चुने चिंतकों में से हैं, मतलब जिन्होंने इतिहास की धारा को ही प्रभावित किया, इतिहास की धारा को ही बदल दिया। इस तरीके से जो कार्ल मार्क्स हैं, है ना, मतलब पूरे समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और देखिए कार्ल मार्क्स के कुछ सिद्धांत भी हैं। तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत कितने हैं? टोटल 5 सिद्धांत हैं, ठीक है। कहा जाता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, है ना, राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा संक्षिप्त के रूप में आप जान ही गए, है ना। इसके बाद जो आपका इसके आगे है आपको अगले वीडियो में, ठीक है, आपको बताया जाएगा। तब तक आप इसका नोट्स बनाइए और, है ना, आप इस टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इस चैप्टर का नोट्स और जो पिछला चैप्टर आपका खत्म हुआ है उस चैप्टर का नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है।